गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सबका मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना मिर्ज़ापुर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यूपीपीएससी और यूपीएससी के साइंस टेक पोर्शन को मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को। उसमें 2 इंट्रोडक्टरी वीडियो मैंने दे दिया है, आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया है, बेसिक बातों को करते हुए, सिलेबस पे चर्चा करते हुए। और फिजिक्स को, भौतिकी को हमने शुरू किया था। भौतिकी में हम लोग पहला मापक यंत्र और यूनिट्स वगैरह हमने पढ़ा, भौतिक राशियों को पढ़ा, और उसमें थोड़ा सा पोर्शन कुछ बाकी है, उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। उसमें कुछ मापक यंत्र हैं, कुछ ही मैं लिख पाया हूँ, 10-15 मापक यंत्रों के बारे में लिख पाया हूँ। बाकी चीज़ों को मैं आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज दूँगा, क्योंकि इसमें समय जाया करने जैसी कोई बात है नहीं ना, इसमें समय जाया करने योग्य कोई बात नहीं है। आपको यहाँ पर कुछ बता दिया जा रहा है कि हाँ, ये चीज़ें आपके यूपी पीसीएस में मेनली पूछी जाती हैं, ये सारी चीज़ें जानना ज़रूरी है। एक बार तो पहले के पेपर में यूपीएससी में इसका यूज भी था, तो थोड़ी सी बस ये टच बता दिया रहा है कि हाँ, इसका यूज होता है और ये कभी कभार पूछा जाता है, तो आप लोग इनसे रूबरू रहें। और बाकी चीज़ें आपको ग्रुप के माध्यम से दे दी जाएगी, उसको आप पढ़ लीजिएगा। मेनली फोकस वो किया जाएगा कि सिलेबस का वो पोर्शन अच्छे से कवर किया जाए जहाँ पर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ज़रूरत होती है, जहाँ पर कॉन्सेप्ट समझना हमारे लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाता है और जिनसे तार्किक क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए, तो आज शुरू करते हैं। तो आज के शुरुआत हम लोग यहाँ से करते हैं। कुछ मापक यंत्र हैं जो किस चीज़ के लिए यूज किए जाते हैं उसके बारे में देख रहे हैं हम लोग। तो ऑडियोमीटर से आप लोग ध्वनि की तीव्रता मापते हो, ओडोमीटर से वाहन द्वारा तय की गई दूरी। आप लोग देखते हो बाइक या जो भी आप कार में देखें तो उसमें दूरी बताता है कि कितने किलोमीटर तक गाड़ी चली है, या आप कभी कभी देखते हो कि चलो अच्छा देखते हैं कि अभी शुरू किया है, कितना ये रीडिंग बढ़ता है, तो वो जो रीडिंग बताती है वो ओडोमीटर होता है। ओडोमीटर से आप वाहन द्वारा तय की गई दूरी निकालते हो, और स्पीडोमीटर से आप स्पीड उसमें लगाता है ना सिग्नल कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चल रही है आपकी जो भी व्हीकल आप चला रहे हैं, तो वो आपका जो स्पीड बताता है वो स्पीडोमीटर होता है, और ये ओडोमीटर होता है जो आपका दूरी बताता है, कितना दूरी तय की गई। अल्टीमीटर से आप ऊंचाई मापते हो, लक्समीटर प्रकाश की तीव्रता बताता है, इलेक्ट्रोमीटर से आप दूध की सापेक्षिक घनत्व या शुद्धता बताते हो। हाइड्रोमीटर और हाइग्रोमीटर में बच्चे कंफ्यूज होते हैं। हाइड्रोमीटर से आप किसी तरल पदार्थ का सापेक्षिक घनत्व बताते हो, जबकि हाइग्रोमीटर से हवा की आर्द्रता नापते हैं। हाइग्रोमीटर से हवा की आर्द्रता नापते हैं, और हाइड्रोमीटर से तरल पदार्थ की सापेक्षिक घनत्व। मैनोमीटर से गैसों का आप दाब बताते हो, गैसों का दाब मापने में काम आता है। बैरोमीटर आप लोग जानते हो, बैरोमीटर पे हम वायुमंडलीय दाब मापते हैं, और ये मैनोमीटर से हम किसी भी गैस का दाब मापते हैं। ठीक है, तो बैरोमीटर मेनली हवा और वायुमंडल से संबंधित है। एनीमोमीटर से आप वायु की गति को मापते हैं, वायु की क्या स्पीड है ये आप नापते हो एनीमोमीटर से। पायरोमीटर से बहुत अधिक तापमान वाली चीज़ों को मापते हैं, उच्च ताप को मापते हैं, इसको विकिरण तापमापी भी कहते हैं, विकिरण तापमापी भी कहते हैं। स्टेथोस्कोप जो होता है हृदय की गति सुनने के लिए प्रयोग में आता है, आप सब लोगों ने देखा होगा इसको। स्फिग्नोमैनोमीटर जो होता है रक्तचाप मापने के काम में आता है। कार्डियोग्राफ जो होता है वो हृदय गति मापने में काम आता है। पॉलीग्राफ के बारे में भी आप लोगों को पता होगा, झूठ का पता लगाने वाला ये यंत्र है। फैथोमीटर से आप समुद्र की गहराई को मापते हो। कुछ यूनिट्स यहाँ पर हैं। 1 फुट में 12 इंच होता है, और 1 फुट में लगभग 30.48 सेंटीमीटर होता है। 1 फुट में 0.304 मीटर होते हैं। इंच और सेंटीमीटर में अगर संबंध देखा जाए तो 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होते हैं। 1 मीटर में तकरीबन 39.37 इंच होता है, और 1 सेंटीमीटर में 0.39 इंच होता है। बैरल आप जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल के मापने की एक इकाई है, लीटर में है, और ध्यान देने योग्य ये आयतन बताता है ना। लीटर क्या है, आयतन का मात्रक होता है, तो एक बैरल में आपका तकरीबन 159 लीटर होता है। डॉप्सन जो होती है, डॉप्सन से हम वायुमंडल में ऊर्ध्वाधर जो आपका वर्टिकली जो आपका स्तंभ होता है उसमें उपस्थित किसी भी गैस की मात्रा को बताते हैं। मेनली ये ओजोन परत मापने के काम में आती है। ठीक है, अच्छा, क्यूसेक एक आपका पूछा गया कई बार परीक्षा में, जो ज़्यादा चीज़ें पूछी गई उनके बारे में मैंने यहाँ पर फोकस किया। क्यूसेक क्या होता है कि ये घन फीट पर सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में कितने घन फीट पानी बह रहा है
उसको ये बताता है क्यूसेक। प्रवाह की मात्रा को नापने की ये इकाई है। नदियों के जो पानी वगैरह आपके बहते हैं तो वो क्यूसेक में ही मापे जाते हैं। चलिए अब आज के मेन पोर्शन पे हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग यांत्रिकी शुरू करेंगे। यांत्रिकी आज से शुरू करते हैं दूसरे चैप्टर को। मैंने चैप्टर बताया था कि कितने कितने चैप्टर मैं फिजिक्स में पढ़ाऊंगा आपको, तो यांत्रिकी दूसरे चैप्टर को मैं शुरू करता हूँ यहाँ पे। मेनली यांत्रिकी में आज हम लोग पढ़ेंगे सरल रेखीय गति और वृत्तीय गति। दो पोर्शन को हम लोग आज खत्म करने की कोशिश करेंगे, और अगर समय रहा तो इससे आगे भी पढ़ेंगे हम लोग। तो सरल रेखीय गति पढ़ने से पहले हम लोगों को एक बात ये समझनी पड़ेगी कि गति क्या होती है। तो मेनली गति आप देखो दो प्रकार की चीज़ होती है, दो अवस्थाएं होती है, विराम की अवस्था और गति की अवस्था। विराम की अवस्था और गति की अवस्था। विराम की अवस्था का मतलब ये है कि यदि कोई पिंड समय के सापेक्ष अपनी स्थिति में कोई परिवर्तन न करे, मतलब समय आपका बढ़ता रह रहा है लेकिन पिंड जो है जहाँ था ज्यों का त्यों बना हुआ है, तो हम कहते हैं कि ये विराम की अवस्था है। उस पिंड की ये विराम की अवस्था है। जब कोई पिंड समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन न करे तो हम कहेंगे कि वो विराम की अवस्था है। और जब कोई पिंड समय के साथ अपनी स्थिति अवस्था में परिवर्तन कर दे तो हम कहेंगे कि यह पिंड की गति की अवस्था है। यह पिंड की कैसी अवस्था है? गति की अवस्था है। तो हमने देखा क्या, हमने दो बात आपको बताई, विराम अवस्था, रेस्ट, ठीक है, और दूसरा बताया गति की अवस्था, गति की अवस्था, ठीक है, मोशन, ठीक है। कोई पिंड विराम की अवस्था में कब कहा जाएगा? जब समय के सापेक्ष किसी पिंड में उसकी अवस्था में परिवर्तित न हो, उसकी अवस्था में कोई परिवर्तन न, तो उसे हम कहेंगे विराम की अवस्था। समय के साथ कोई पिंड अगर अपनी अवस्था में परिवर्तित कर देता है, अपनी स्थिति में परिवर्तन कर ले आता है, तो उसे हम कहेंगे गति की अवस्था, ठीक है, उसे हम कहेंगे गति की अवस्था। जैसे ये जो व्हाइट बोर्ड है, समय के साथ ये यहाँ से क्या खिसक के आगे चला जा रहा है, पीछे चला जा रहा है, ऊपर नीचे नहीं, कहीं नहीं जा रहा, तो ये विराम की अवस्था में है। लेकिन मेरा हाथ देखो, समय के साथ मेरा हाथ जो है वो समय के साथ क्या हो रहा है, वो अपनी स्थिति को बदल रहा है, तो हम कहेंगे कि मेरा हाथ है वो गति की अवस्था में है। देखिए, विराम की अवस्था या गति की अवस्था, या यूँ समझिए, गति ही समझिए। गति को समझने के लिए हमें किसी न किसी एक रेफरेंस पॉइंट की या रेफरेंस फ्रेम की आवश्यकता होती है, ठीक है। हम किसी के सापेक्ष ही गति समझ पाते हैं। तो हम लोग जो गतियाँ पढ़ने चल रहे हैं या गति जो पढ़ते हैं मूलतः, उसमें हम लोग पृथ्वी को एक सापेक्ष रेफरेंस प्लेन मान लेते हैं और पृथ्वी के सापेक्ष ही सभी गतियों को देखते हैं। देखो, पृथ्वी के सापेक्ष ही आपका जो अगर पंखा बंद पड़ा हो कमरे का आपका, तो पृथ्वी के सापेक्ष पंखा आपकी विराम अवस्था में। पृथ्वी के सापेक्ष आपका जो घर है वो विराम की अवस्था में है। पृथ्वी के सापेक्ष आपकी अगर कोई बाइक चलते हुए जा रही रोड पे तो गति की अवस्था में है। तो हम लोग सब कुछ पृथ्वी के सापेक्ष देखते हैं। अब कोई भी अवस्था जो होती है, चाहे विराम चाहे गति की, कोई भी अवस्था न तो विराम की पूर्णता हो सकती है, न तो मतलब यथार्थ रूप में देखा जाए तो यथार्थ न तो गति की अवस्था आप कह सकते हो किसी को, न तो विराम की अवस्था। मतलब सापेक्षिक तौर पर हम लोग समझते हैं, सीखते हैं कि कौन सी गति की अवस्था है, कौन सी विराम की अवस्था है। जैसे मैं उदाहरण के तौर पे कहूँ कि दो मित्र हैं और साथ साथ एक ग्राउंड में दौड़ रहे हैं। इसकी भी जो चाल है 3 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसकी भी चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, और ये लोग साथ साथ दौड़ रहे हैं। ये दोनों 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहे हैं। तो अगर ये दोस्त इसको देखे और ये इसको देखे तो इन दोनों को आपस में ऐसा महसूस होगा कि हम लोगों के बीच में कोई गति नहीं है। एक दूसरे को लगभग विराम अवस्था में पाएंगे, क्योंकि दोनों के बीच के जो रिलेटिव या सापेक्षिक चाल है वो शून्य है। दोनों साथ साथ चलते हुए समझ में आएंगे। एक दूसरे को ऐसा लगेगा जैसे कि रेस्ट में है, विराम की अवस्था में है। लेकिन इन दोनों को अगर कोई एक उसी ग्राउंड में बैठ के अगर कोई इंसान देख रहा हो इन दोनों को दौड़ते हुए, तो दोनों उनको दिखेंगे, उस इंसान को दिखेगा कि दोनों 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहे हैं, लेकिन आपस में एक दूसरे को ये विराम अवस्था में जैसे महसूस होंगे, क्योंकि सापेक्षिक चाल यहाँ पर शून्य है। इसी प्रकार से अगर आप एक उदाहरण और समझना चाहें, जैसे मान लीजिए ये अर्थ है, पृथ्वी है, और अर्थ पे कोई एक इंसान यहाँ पर बैठा है, ये विराम की अवस्था में। तो पृथ्वी के सापेक्ष तो ये विराम की अवस्था में। लेकिन अगर यहाँ पे मान लीजिए ये मार्स है, मंगल ग्रह है, और मार्स से कोई इंसान इस इंसान को देख रहा है, तो उसको क्या लगेगा कि यह इंसान ऐसे घूम रहा है, चक्कर काट रहा है, घूम रहा है, क्योंकि पृथ्वी अपनी अक्ष पर घूमती रहती है। तो पृथ्वी के साथ ये व्यक्ति भी पृथ्वी पर है तो ये भी घूमता रहेगा।
और ये घूमता रहेगा तो मार्स से कोई इंसान देखे, मंगल ग्रह से कोई इंसान देखे तो यह व्यक्ति उसको घूमता हुआ गति में दिखाएगा। तो इस व्यक्ति के हिसाब से ये तो क्या है, गति की अवस्था में है। लेकिन पृथ्वी पर कोई इसको देखेगा पृथ्वी के सापेक्ष तो ये विराम की अवस्था है। ठीक है, तो इस तरीके से रिलेटिव मोशन के बारे में भी हमने आपको थोड़ा सा समझाया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ मुख्य बातें करते हैं गति को समझने के लिए। उन मुख्य बातों में पहली बात है दूरी, डिस्टेंस। दूरी, डिस्टेंस। देखो हमने आपको अदिश राशि क्या होती है, सदिश राशि क्या होती है, पिछली कक्षा में बता दिया था। जो न देखा हो वह आप पिछले वीडियो देख सकते हो। देखो दूरी क्या होती है, पथ की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। पथ की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। टोटल लेंथ ऑफ द पाथ इज नोन एज डिस्टेंस। जैसे मान लीजिए कोई इंसान यहाँ से निकला और ऐसे टहलते हुए यहाँ पहुँच गया और बीच में वो मान लीजिए पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट फिर मान लीजिए बी, और यहाँ से ये पॉइंट आपका स्टार्टिंग पॉइंट है एस मान लेते हैं, ये फाइनल पॉइंट है ये एफ मान लेते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए ये एस से ए की जो दूरी है वो 2 किलोमीटर है, ए से बी की 3 किलोमीटर है और बी से एफ की दूरी 4 किलोमीटर है। तो इंसान एस पॉइंट से चला था, एफ पॉइंट पर पहुंच गया, एस पॉइंट से चला था और एफ पॉइंट पर पहुंच गया। तो इस इंसान द्वारा जो तय की गई कुल दूरी है वो उसके पथ की कुल लंबाई के बराबर होगा। मतलब ये दूरी प्लस ये दूरी प्लस ये दूरी, तो 2, 3, 5 और 5, 4, 9 किलोमीटर इंसान द्वारा चली गई दूरी है। दूरी क्या होता है, पथ की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। पथ की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। दूरी आपकी एक अदिश राशि है। कैसी राशि है, अदिश राशि है। अदिश राशि अर्थात इसके निरूपित करने के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं होगी, केवल परिमाण की आवश्यकता होगी, केवल मैग्नीट्यूड चाहिए इसको रिप्रेजेंट करने के लिए। दूरी की जो मात्रक, एसआई मात्रक होता है दूरी का, वो होता है मीटर, और दूरी का जो विमीय सूत्र होगा एल, लेंथ। ठीक है, ऐसे लिख सकते हो आप। ठीक है, ये आपका दूरी हो गया। अच्छा, दूरी के बाद जो दूसरी चीज हमें जानना है वो है विस्थापन। विस्थापन, इसे इंग्लिश में कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। जैसे इसी उदाहरण से आप लोग समझिए, एस से कोई इंसान शुरू किया था, एफ तक पहुंचना है। अगर वो इस तरीके से चले कि डायरेक्टली एस से एफ पे पहुंच जाए, डायरेक्टली एस से एफ पे पहुंच जाए, अर्थात सीधे एस से एफ पे पहुंचने चाहे, तो ये जो आपकी दूरी होगी इसे हम कहेंगे विस्थापन। इसे हम क्या कहेंगे, विस्थापन। इनिशियल या स्टार्टिंग पॉइंट से फाइनल पॉइंट, अंतिम बिंदु के बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है उसे हम कहते हैं विस्थापन। प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है उसे हम कहते हैं विस्थापन। तो विस्थापन क्या होता है, प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी, न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। ठीक है, न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। अब जो विस्थापन होता है यह एक सदिश राशि है। विस्थापन कैसी राशि है, सदिश राशि है। इसका भी मात्रक आपका एसआई मात्रक इसका भी मीटर होता है। इसका एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। देखिए दूरी सदैव धनात्मक होती है। दूरी सदैव क्या होती है, धनात्मक होती है। लेकिन विस्थापन ऋणात्मक, 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 शून्य भी हो सकता है और धनात्मक भी हो सकता है। दूरी ऋणात्मक भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है और धनात्मक भी हो सकता है। सॉरी, विस्थापन ऋणात्मक, शून्य या धनात्मक हो सकता है, लेकिन दूरी सदैव क्या होती है, धनात्मक होती है। ठीक है, इसमें बहुत डीप में जाके हमें नहीं समझना है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे नहीं जाती है, प्योर आपका साइंस हो जाता है। जो बेसिक कॉन्सेप्ट हमें समझना बस उस पर हम लोग काम करेंगे। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन हम लोग करें, एक क्वेश्चन करें कि एक वृत्ताकार पार्क है, एक वृत्ताकार पार्क है। पार्क के एक बिंदु ए से कोई व्यक्ति चलना शुरू करता है और पुनः पूरा चक्कर लगाकर उसी पार्क के बिंदु ए पर आ जाता है। पार्क की त्रिज्या मान लीजिए दिया है 7 मीटर। तो बताइए व्यक्ति द्वारा तय की गई कुल दूरी कितना है और व्यक्ति का विस्थापन कितना हुआ, व्यक्ति का विस्थापन कितना हुआ। तो देखिए ए से शुरू करके ए पर ही आ गया, ए से शुरू करके ए पर ही आ गया, तो यह वृत्त की परिधि के बराबर दूरी तय करेगा, वृत्त की परिधि के बराबर। और वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर। 2 पाई की वैल्यू 22/7 और आर त्रिज्या हमने 7 मीटर लिया, तो ये इससे कट जाएगा, तो यह 22 दूनी 44 मीटर। ये दूरी कितना तय किया, 44 मीटर।
और चूंकि ये शुरू तो ए से किया और ए पर ही आ गया, तो इसका प्रारंभिक और अंतिम बिंदु दोनों एक ही बिंदु पर आ गया, तो इसका विस्थापन कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। इसका विस्थापन कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये हमने दूरी देखा, विस्थापन देखा। अब हम लोग देखते हैं चाल और वेग को। अब हम लोग समझेंगे चाल और वेग को। ठीक है, चाल और वेग को देखेंगे। देखिए, चाल क्या होता है, एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं, और एकांक समय में हुए विस्थापन को वेग कहते हैं। एकांक समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, चाल कहते हैं, और एकांक समय में हुए विस्थापन को क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। ठीक है, एकांक समय में हुए विस्थापन को वेग कहते हैं। चाल क्या होती है, स्पीड। स्पीड क्या होती है, देखो, चाल बराबर होता है दूरी बटे में समय। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे में समय। अगर समय को हम 1 सेकंड रखते हैं तो चाल बराबर क्या आ जाएगा, दूरी आ जाएगा। भाई यहाँ पे एक वैल्यू रख दोगे तो ये बटे में 1 हो जाएगा, दूरी बराबर, चाल बराबर क्या आ जाएगा, दूरी। अर्थात एकांक समय में चली गई जो दूरी होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। चाल भी आपकी एक अदिश राशि है। चाल अदिश राशि है, और चाल का जो एसआई मात्रक होता है, इसका जो एसआई मात्रक होता है वो होता है मीटर प्रति सेकंड। मीटर प्रति सेकंड। तो इसका जो विमा होगा, विमी सूत्र होगा, मीटर एल और टी माइनस 1, एल टी माइनस 1, सेकेंड ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ये विमी सूत्र हो जाएगा। ये चाल है, ये आपकी चाल है। चाल भी आपकी सदैव धनात्मक होती है, क्योंकि दूरी सदैव धनात्मक होती है, तो चाल भी, देखो दूरी यहाँ है तो ये सदैव धनात्मक, समय तो आपका हमेशा घटेगा नहीं तो बढ़ेगा ही, तो ये दोनों धनात्मक, तो चाल भी आपकी सदैव क्या होती है, धनात्मक, सदैव धनात्मक होती है। सदैव धनात्मक होती है, सदैव धनात्मक होती है। ठीक है, अच्छा, यहाँ से अगर हम लोग एक औसत चाल के बारे में समझे, औसत चाल। औसत चाल क्या होता है, कुल तय की गई दूरी बटा कुल लगा समय। कुल लगा समय, इसे हम कहते हैं औसत चाल। कुल तय की गई दूरी बटे में कुल लगा समय, इसे हम कहते हैं औसत चाल। जैसे मान लीजिए कोई एक पिंड है वो, या कोई एक इंसान है, व्यक्ति है, वो ए से चलना शुरू किया, बी पर पहुंचा और बी से फिर सी पे गया। ठीक है, ए से बी की जो दूरी है वो मान लीजिए 4 किलोमीटर है, और इसको तय करने में इसको लग रहा है 8 सेकंड, या 8 सेकंड तो बहुत कम हो जाएगा, 1 घंटा मान लीजिए। ठीक है, और यहाँ से ये दूरी मान लीजिए आपको थोड़ा और इसको ज़्यादा कर देते हैं, मान लीजिए 6 किलोमीटर है सी पॉइंट तक जाने में, और इसको लग रहा है 2 घंटा। ठीक है, तो ए से बी जाने में लगा 1 घंटा, 4 किलोमीटर दूरी है ये। बी से सी जाने में 6 किलोमीटर है, 2 घंटा दूरी लगा। तो कहेगा कि इस यात्रा की औसत चाल बताइए। तो औसत चाल आप कैसे बताओगे, कुल दूरी कितना चला, 4 किलोमीटर इधर, 6 किलोमीटर इधर, 4 और धन 6। कुल समय कितना लिया, 1 घंटा इधर, 2 घंटा इधर, तो 1 धन 2, तो यह आ जाएगा 10 बटे में 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ये इस यात्रा की औसत चाल हुई। औसत चाल पर आधारित कुछ क्वेश्चन कभी कभी आपके एग्ज़ाम में आते हैं, लेकिन वो सी सेट पोर्शन में आते हैं, वो मैं वहाँ पर पढ़ा दूंगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अब हम लोग देखते हैं वेग। वेग क्या होता है भाई, विस्थापन। विस्थापन, एकांक समय में हुए विस्थापन को क्या कहते हैं, वेग। और वेग आपकी एक सदिश राशि है, और उसका मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड। जैसे कि आपका चाल का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड, वैसे ही वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। अब हम लोग त्वरण की बात कर लेते हैं, एक्सेलरेशन। त्वरण की बात कर लेते हैं, एक्सेलरेशन। त्वरण क्या होता है, वेग परिवर्तन की दर। वेग परिवर्तन की दर, वेग परिवर्तन की दर, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। ठीक है, तो वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। और मंदन क्या होता है, मंदन, रिटार्डेशन, इंग्लिश में से कहते हैं रिटार्डेशन। रिटार्डेशन, ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहते हैं। ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहते हैं। ठीक, ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहते हैं। त्वरण मतलब ये हो गया कि समय के साथ वेग का बढ़ना। वेग बढ़ता है, वेग का बढ़ना, समय के साथ वेग का बढ़ना। और मंदन का क्या होता है, समय के साथ वेग का घटना। समय के साथ वेग का घटना,
ये कहलाता है आपका मंदन, रिटार्डेशन। देखिए गति के 3 समीकरण होते हैं, उसको यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग। गति के 3 समीकरण, गति के 3 समीकरण। अगर स्मॉल u को हम लोग प्रारंभिक वेग कहें, स्मॉल v को अंतिम वेग कहें, a को त्वरण कहें, s को दूरी अथवा विस्थापन कहें, हम लोग विस्थापन कहें, t को समय कहें, तो गति के 3 समीकरण होते हैं। पहला होता है v बराबर u प्लस ए टी, दूसरा होता है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा होता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ये गति के 3 समीकरण होते हैं। ठीक है, ये गति के 3 समीकरण होते हैं। तो मुख्य रूप से हम लोग सरल रेखीय गति के बारे में चर्चा कर रहे थे अभी। ठीक है, मुख्य रूप से हम लोग अभी सरल रेखीय गति के बारे में चर्चा कर रहे थे। गति के ये 3 समीकरण हैं। एक सूत्र nवें सेकंड में चली गई दूरी के लिए भी होता है, लेकिन इतना ज़्यादा साइंस आपका डीप पूछा जाता नहीं है। ठीक है, तो जो मुख्य बातें हैं उस पर ही हम लोग चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। इसमें ये गति के तीनों समीकरण मैंने आपको बता दिए। अब हम लोग न्यूटन के गति विषयक तीनों नियमों के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे और उसके उदाहरण को भी समझेंगे। न्यूटन के गति विषयक तीनों नियमों को समझेंगे। आइए चलिए शुरू करते हैं। देखिए न्यूटन साहब ने 3 नियम दिए थे। न्यूटन साहब ने 3 नियम दिए थे। उनकी एक पुस्तक थी प्रिंसिपिया, और प्रिंसिपिया में उन्होंने गति संबंधी अपने विचारों को 3 नियमों के रूप में प्रस्तुत किया है। और तीनों नियमों को हम लोग समझने शुरू करते हैं। देखिए न्यूटन साहब का पहला नियम आप समझिए। न्यूटन साहब के पहले नियम को हम लोग पढ़ना चल रहा है। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में पहले नियम को पढ़ते हैं हम। न्यूटन के गति विषयक 3 नियम। न्यूटन के गति विषयक 3 नियम। न्यूटन के गति विषयक 3 नियम। पहला नियम देखिए, पहला नियम फर्स्ट लॉ। न्यूटन साहब का पहला नियम क्या कहता है कि यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में रहेगी, यदि गति की अवस्था में है तो गति की अवस्था में ही रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न आरोपित किया जाए। अर्थात अगर कोई वस्तु इक्विलिब्रियम पोजीशन में है तो अगर वो मोशन में है तो मोशन में रहेगी, रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल आरोपित न किया जाए। ये न्यूटन साहब का पहला नियम है। अच्छा, न्यूटन साहब के पहला नियम और गैलीलियो द्वारा प्रतिपादित जड़त्व का नियम लगभग सेम है। जड़त्व का नियम, तो जड़त्व का नियम को न्यूटन के पहले नियम से कंपेयर किया जाता है और दोनों लगभग सेम नियम है। जड़त्व का नियम गैलीलियो साहब ने दिया था, और जड़त्व का जो मतलब अगर हम लोग देखें कि ये क्या होता है जड़त्व, इनर्शिया। जड़त्व किसी पिंड का वह गुण है जो उसकी अवस्था परिवर्तन या स्थिति परिवर्तन का विरोध करता है। जैसे किसी पत्थर, बड़ा पत्थर का चट्टान, उसको आप खिसकाना चाहते हो लेकिन वो खिसक नहीं रहा है क्योंकि वह अपनी अवस्था में परिवर्तन करने से प्रतिरोध उत्पन्न कर रहा है। लेकिन एक कोई हल्की सी गेंद है, उसको आप पैर से मार देते हो, लात मार देते हो और वो आगे बढ़ जाती है, जैसे फुटबॉल, तो उसमें अवस्था परिवर्तन का विरोध कम है, तो उस पिंड का जड़त्व कम है। देखिए जड़त्व की जो माप होती है ना, वो द्रव्यमान होता है। तो द्रव्यमान, पिंड का जो द्रव्यमान होता है वह जड़त्व की माप होती है, जड़त्व की माप होती है। अर्थात जिस पिंड का द्रव्यमान जितना ज़्यादा, उस पिंड का जड़त्व भी उतना ज़्यादा। अब भारी भरकम चट्टान है, उसको खिसकाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा क्योंकि वो उसमें जड़ता ज़्यादा है, उसका इनर्शिया ज़्यादा है, उसका जड़त्व ज़्यादा है। जड़त्व क्यों ज़्यादा है? क्योंकि उसका द्रव्यमान ज़्यादा है। ठीक है, आप एक उदाहरण के तौर पे ले सकते हैं, एक प्लास्टिक का फुटबॉल लीजिए और एक आपका उसी आकार का, सेम आकार का आप एक पत्थर का फुटबॉल लीजिए, दोनों को लात से मारिए, कौन ज़्यादा दूर जाएगा? आपका प्लास्टिक वाला फुटबॉल ज़्यादा दूर तक जाएगा, पत्थर वाला ज़्यादा दूर नहीं जाएगा। क्यों? जबकि आपने दोनों पर समान बल लगाया था, अपने पैर से अपनी लात मारी थी तो दोनों में समान बल लगाया था। क्योंकि प्लास्टिक वाले फुटबॉल का द्रव्यमान कम है इसलिए उसके अंदर जड़त्व कम होगा, मतलब गति का विरोध करने की जो क्षमता होगी वो कम होगी। लेकिन पत्थर के फुटबॉल में गति के विरोध करने की क्षमता ज़्यादा होगी, उसकी जड़त्व ज़्यादा है। क्यों जड़त्व ज़्यादा है? क्योंकि उसका द्रव्यमान ज़्यादा है। ठीक है,
तो जड़त्व के अगर देखें हम लोग तो जड़त्व दो प्रकार का होता है, विराम का जड़त्व, विराम का जड़त्व और गति का जड़त्व, गति का जड़त्व, दो प्रकार के जड़त्व होते हैं। और इससे संबंधित उदाहरण भी आप लोगों ने अपनी बेसिक कक्षाओं में पढ़े होंगे और वो परीक्षा प्रश्न में बन के आते भी हैं कि अगर कोई एक, जैसे आप लोग विराम के जड़त्व का एक उदाहरण मैं आपको बताता हूँ कि कोई बस रुकी हुई है, अचानक से वो चल दे तो यात्री आपके पीछे की ओर झुक जाते हैं, ठीक है। गति की जड़त्व में उदाहरण, कोई बस आपकी चल रही है, गति की अवस्था में है, अचानक से ब्रेक लगाए तो लोग आगे की ओर झुक जाते हैं, ठीक है। इस तरीके के उदाहरण आप देखते हैं। विराम की जड़त्व में एक उदाहरण आप ये भी समझोगे, जो कंबल से झटकने से धूल के कण बाहर निकल जाते हैं, टहनी में आम लगा है तो डाली को हिलाने से फल नीचे गिर जाता है। इस तरीके की चीज़ें आप लोग पढ़ते हैं तो उसको आप लोग उदाहरण के तौर पे देख लीजिएगा, वो सेम है तो, लेकिन उसको मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया। गति के जड़त्व और विराम की जड़त्व में एक आप इस तरीके से समझिएगा, जब आपका स्टार्टिंग पोजीशन जो हो, अगर स्टार्टिंग पोजीशन विराम से शुरू हो रहा है तो वो विराम का जड़त्व होगा, स्टार्टिंग गति से शुरू हो रहा है तो वो गति का जड़त्व होगा। एक बेसिक आप इसको ट्रिक के तरीके से यूज कर सकते हैं, ठीक है। समय होता तो मैं थोड़ा सा इसको और अच्छे से डिटेल आपके साइंस के जैसे इसको बताया जा सकता था, लेकिन फिलहाल इतने की ही आवश्यकता है। न्यूटन साहब के दूसरे नियम को अगर हम लोग देखें, सेकेंड लॉ को, न्यूटन साहब के दूसरे नियम को देखें तो न्यूटन साहब का दूसरा नियम ये कहता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इक्वल्स टू एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड। मतलब संवेग परिवर्तन की दर जो होती है वह बाह्य बल के बराबर होती है, तो यहाँ पर लिख सकते हो F, ये आपका बल हो गया, बाह्य बल हो गया। संवेग परिवर्तन डेल्टा P लिख लिया, P क्या है, हमने संवेग माना, डेल्टा P मतलब परिवर्तन दर डेल्टा T, तो F बराबर डेल्टा P बाई डेल्टा T। तो न्यूटन साहब ने अपने दूसरे नियम में क्या कहा कि अगर किसी पिंड पर बाह्य बल लगा रहे हो, अगर किसी पिंड पर आप बाह्य बल लगा रहे हो तो उसके संवेग में समय के साथ परिवर्तन होगा, ठीक है। तो अगर किसी पिंड में आप बाह्य बल लगा रहे हो तो उसके संवेग में समय के साथ परिवर्तन होगा। संवेग परिवर्तन की जो दर होती है वो लगाए गए बाह्य बल के बराबर होती है। संवेग परिवर्तन की जो दर होती है लगाए गए बाह्य बल के बराबर होती है। यही है आपके न्यूटन साहब का दूसरा नियम, ये न्यूटन का दूसरा नियम है, ठीक है, ये न्यूटन का दूसरा नियम है। अब देखो न्यूटन के दूसरे नियम की अगर हम बात करें तो इसमें आप F बराबर m/a यहीं से निकल के आता है, यहाँ से निकल के आता है। अगर आप जानना चाहें कैसे निकल के आता है तो मैं वो आपको डिराइव करा देता हूँ, चलिए करा देते हैं ये कैसे निकल के आता है। देखिए F बराबर डेल्टा P बाई डेल्टा T, ये तो है ही। मान लीजिए शुरू में इसको लिख सकते हैं फाइनल माइनस इनिशियल बटे में T, ठीक है। मान लीजिए कोई एक पिंड है, इसका शुरू में जो वेग था u था और इसका द्रव्यमान मान लीजिए m है, और t समय में इसका वेग m द्रव्यमान वाली पिंड का वेग v हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि इस पर एक बाह्य बल F लगा हुआ था। क्यों हुआ? क्योंकि इस पर एक बाह्य बल F लगा हुआ था, ठीक है। तो शुरू में इसका संवेग कितना, संवेग क्या होता है? द्रव्यमान गुणे वेग। तो P क्या है? संवेग है। तो आपका द्रव्यमान गुणे वेग को क्या कहते हैं? संवेग। तो शुरू में mv इसका संवेग रहा होगा, अंतिम इसका संवेग mu हो गया है, mv सॉरी। तो फाइनल संवेग mv माइनस mu इनिशियल बटे में t, यहाँ से m कॉमन ले लो तो v माइनस u बटे में t। ये क्या है? वेग परिवर्तन की दर, इसको त्वरण कहते हैं। तो यहाँ से a आ जाएगा, त्वरण a लिखते हैं हम लोग। तो f बराबर m इंटू ए, यहाँ से ये आ गया न्यूटन के दूसरे नियम के लिए f बराबर m इंटू ए। यहीं से न्यूटन के दूसरे नियम से ही बल की परिभाषा दी जाती है। न्यूटन के दूसरे नियम से ही बल की परिभाषा दी जाती है। बल क्या होता है भाई? जो किसी पिंड की अवस्था या स्थिति में परिवर्तन ला दे, गति की अवस्था में परिवर्तन ला दे, या पिंड की स्थिति में परिवर्तन ला दे या लाने का प्रयत्न करे, तो वह आपका बाह्य कारक है बल, जो आपके किसी पिंड की गति की अवस्था को बदल दे या उसकी अवस्था परिवर्तित करने की प्रयत्न करे, ठीक है। तो ये न्यूटन साहब का दूसरा नियम था। न्यूटन साहब के दूसरे नियम के अगर उदाहरण की बात करें तो क्रिकेट के खेल में क्षेत्र रक्षक जब तेज़ी से आने वाली गेंद को कैच करता है तो अपने जो हाथ होता है ना, हाथों को गेंद के वेग से की दिशा से मतलब जिस दिशा में गेंद आ रही उसी दिशा में पीछे की ओर वो करता है और तब पकड़ता है गेंद को।
ऐसा करने से उसके हाथ में चोट कम लगती है। मैंने क्या बताया देखिए अभी, जैसे आप गेंद आ रही है तो गेंद जिस दिशा में आ रही ऐसे आ रही है तो उस दिशा में ऐसे करने से उसके हाथ में चोट कम लगती है। ऐसा क्या होता है, ये यहाँ पर जो बाह्य बल इस पर लगेगा ना, तो हम धीरे धीरे उसके संवेग को क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। संवेग कम रहेगा, संवेग परिवर्तन का कम रहेगा समय के साथ, तो उस पर बाह्य बल भी कम लगेगा, तो चोट हमें कम महसूस होगी। ठीक है, तो इस तरीके के आपके कुछ उदाहरण और भी हैं जो आप लोग देख लेते हैं। जैसे कि अगर हम लोग ये अगर समझे कि F बराबर m/a, दो गेंद है, एक हल्की गेंद है एक भारी गेंद है, तो कैच करने में कौन सा आसान होगा, हल्की गेंद। क्यों, क्योंकि उसका संवेग कम होगा। ठीक है, संवेग कम होगा तो बाह्य बल कम लगेगा। ठीक है, चलिए गति की जो ये हम गति के नियम पढ़ रहे हैं उसका तीसरा नियम हम लोग चलिए देखते हैं। तीसरे नियम को हम लोग कहते हैं एक्शन रिएक्शन, मतलब क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, न्यूटन के तीसरे नियम को हम लोग क्या कहते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ठीक है, अब न्यूटन साहब ने जो तीसरा नियम दिया है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, इसमें बहुत ही कॉन्सेप्चुअल बात है और इसको अगर ध्यान से न समझा गया तो ये मिस हो जाता है। देखिए क्रिया प्रतिक्रिया का नियम जो है आपका, उसको समझने के लिए ध्यान से एक बात को समझिए। जैसे मैं अगर इस हथेली से इस पर बल लगा रहा हूँ, ठीक है, हाथ के पंजे से इस पर बल लगा रहा हूँ, तो ये दीवार है ना, दीवार पे अगर मान लीजिए लगा तो दीवार भी हमारे हथेली पर बल लगाएगी और दीवार तब तक नहीं गिरेगी जब तक कि मेरे द्वारा लगाया गया बल उसके द्वारा लगाए गए बल से अधिक हो जाए। ठीक है, तो मैं इतना बल लगा दूं लेकिन यह इसका प्रतिक्रिया उतना न दे पाए तब दीवार गिरेगा। इसी कारण हम लोग दीवार नहीं गिरा पाते, क्योंकि हम लोग इतना क्रिया कर ही नहीं कर पाते कि उसकी प्रतिक्रिया से ज़्यादा हो पाए। अब क्रिया प्रतिक्रिया का नियम यही थर्ड लॉ है, यही आपका थर्ड लॉ है। न्यूटन साहब का जो तीसरा नियम है यही है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्रिया प्रतिक्रिया में दो बल होते हैं, एक क्रिया बल होता है एक प्रतिक्रिया बल होते हैं और दो पिंड होते हैं। देखिए अगर हम इस पर बल लगा रहे हैं तो एक तो पिंड हो गया हमारा हथेली और दूसरा हो गया ये व्हाइट बोर्ड। हमारी हथेली इस व्हाइट बोर्ड पर क्रिया बल लगा रही है और ये व्हाइट बोर्ड मेरी हथेली पर प्रतिक्रिया बल लगा रहा है। तो क्रिया प्रतिक्रिया का जो नियम होता है अर्थात न्यूटन का जो तीसरा नियम होता है, इसमें दो निकाय या दो पिंड होते हैं और दो बल होते हैं, एक क्रिया बल एक प्रतिक्रिया बल। ठीक है, अब होता क्या है, क्रिया प्रतिक्रिया बल का जो परिमाण होता है, क्रिया बल बराबर प्रतिक्रिया बल, क्रिया बल बराबर प्रतिक्रिया बल, क्रिया और प्रतिक्रिया बल का परिमाण बराबर होता है लेकिन दिशा एक दूसरे की विपरीत होती है। दिशा एक दूसरे की क्या होती है, विपरीत होती है। क्रिया प्रतिक्रिया बल का जो दिशा होती है विपरीत होती है लेकिन परिमाण क्या होता है, एक दूसरे के बराबर होता है। क्रिया प्रतिक्रिया अर्थात न्यूटन के तीसरे नियम में कितने निकाय होते हैं, दो। कितने बल होते हैं, दो। क्या ये क्रिया और प्रतिक्रिया बल एक ही पिंड पर लगे होते हैं, नहीं 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 नहीं, अलग अलग पे। देखिए क्रिया बल, हमारी हथेली इस व्हाइट बोर्ड पर क्रिया बल लगा रही है, व्हाइट बोर्ड मेरी हथेली पर प्रतिक्रिया बल लगा रही है, तो दोनों अलग अलग निकायों पर लगते हैं। क्रिया और प्रतिक्रिया बल दोनों अलग अलग निकाय पर लगते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा, बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं, गलती कर जाते हैं। ठीक है, क्रिया प्रतिक्रिया बल के भी आप कुछ उदाहरण देख सकते हैं। जैसे बंदूक से जब गोली छोड़ी जाती है तो हमें पीछे की ओर झटका लगता है। इसका कारण है कि जितने बल से गोली आगे जाती है उतना ही बल से प्रतिक्रिया स्वरूप बंदूक पीछे अपना झटका लगाती है। रॉकेट वाले में भी यही सिस्टम होता है। ठीक है, अब हम लोग सीधे चलते हैं संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे, संवेग संरक्षण के नियम पे। संवेग संरक्षण का सिद्धांत, संवेग संरक्षण का सिद्धांत। देखिए संवेग संरक्षण का सिद्धांत आप पहले तो ये समझ दो कि F बराबर होता है डेल्टा P बाई डेल्टा टी। F बराबर क्या होता है, डेल्टा P बाई डेल्टा टी बाह्य बल। संवेग संरक्षण का सिद्धांत ये कहता है कि डेल्टा P क्या होगा, ये आपका कांस्टेंट होगा। डेल्टा P क्या होगा, आपका कांस्टेंट होगा। डेल्टा P आपका कांस्टेंट होगा। मतलब संवेग संरक्षण का नियम इस प्रकार से आप ऐसे समझ सकते हो कि अगर समय के साथ देखें हम तो किसी भी पिंड या किसी भी सिस्टम का जो संवेग रहता है वो संरक्षित रहता है, वो बदलता घटता बढ़ता नहीं है। अच्छा, संवेग संरक्षण के सिद्धांत को अगर समझना चाहें आप लोग तो इस तरीके से समझिए। जैसे मान लीजिए दो पिंड हैं,
एक का मास है m1, एक का मास है m2, दोनों का द्रव्यमान। अगर ये एक दूसरे की तरफ आके टक्कर हो जाए इनकी, और टक्कर के बाद वो अपनी दिशा बदल लें, m1 इधर, m2 इधर, ठीक है। तो टक्कर से पहले का जो इन दोनों का संवेग होगा कुल मिला के, टक्कर के बाद भी मिला के कुल संवेग सेम होगा। यही संवेग संरक्षण है। संवेग संरक्षण में यही कहा जाता है कि किसी भी निकाय का संवेग जो होता है वो संरक्षित होता है। किसी भी निकाय का संवेग क्या होता है? संरक्षित होता है, ठीक है। इसे हम लोग संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं? संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। तो यदि किसी मतलब कणों के किसी समूह या निकाय पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए, जैसे ये दोनों हैं तो इन पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए, तो इनका जो संवेग कुल संवेग रहता है वो संरक्षित रहता है। तो मतलब टक्कर से पहले का कुल संवेग दोनों का मिला के और टक्कर के बाद टोटल संवेग आपका समान रहता है। जैसे टक्कर से पहले इसका चाल u1 है, इसकी चाल u2 है, इसका टक्कर के बाद इसका v1, इसका v2, तो टक्कर से पहले इसका संवेग m1 u1, इसका संवेग m2 u2, इन दोनों को जोड़ लीजिए, और टक्कर के बाद इसका संवेग m1 v1 और इसका संवेग m2 v2। ये आपका टक्कर के बाद का संवेग और टक्कर के पहले का संवेग, ये टोटल क्या होगा? बराबर होगा। ये टोटल क्या होगा? बराबर होगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हमने संवेग संरक्षण के नियम तक पढ़ा है, और इसके बाद हम लोग थोड़ा सा आवेग के बारे में चर्चा करेंगे। आवेग क्या होता है? बल गुणे समयांतराल। बल गुणे क्या होता है? समयांतराल। उसी को हम लोग का आवेग कहते हैं। बहुत कम समय के लिए बहुत ज़्यादा बल किसी पिंड पर आरोपित किया जाए तो वो बहुत कम समय के लिए बहुत ज़्यादा बल लगाया जाए तो वो आवेग एक प्रकार से होता है। इम्पल्स कहते हैं उसे, ठीक, उसे हम लोग इम्पल्स कहते हैं। कराटे वगैरह में भी इम्पल्स का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आगे हम लोग वृत्तीय गति को थोड़ा देखेंगे, समझेंगे अगले पार्ट में, इस वीडियो के मतलब इस लेक्चर के अगले पार्ट में। चलिए, तब मिलते हैं हम।